आज आप देखें मेरी वीडियो के अंदर अरशद शरीफ का कातिल कौन, फैसल वाडा और खुरम ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो फेडरल से आया वो कौन था और उसने इस्तीफ़े के अंदर क्या लिखा, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं का मेज़बान रियान खान खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वीडियो की शुरुआत चंद मुनाफिकीन से करूंगा और उनको अहमद फराज का शेर डेडिकेट करूंगा। कौन किससे कितना है मुखलिस फराज, कौन किससे कितना है मुखलिस फराज, वक्त हर शख्स की औकात बता देता है, वक्त हर शख्स की औकात बता देता है। अहमद फराज ने बहुत बड़ा शेर लिखा था और शायद उनको मालूम था कि आइंदा वक्त में आने वाले बहुत बड़े मुनाफिकीन निकलेंगे और ये मुनाफिकीन एक पार्टी में नहीं बैठे। सबसे पहले तो ये शेर डेडिकेट करूंगा मैं खुरम लगारी और फैसल वाडा को, जो अपनी पार्टी के ऊपर ही बम बनकर फटे हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह का काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कई दफ़ा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कई दफ़ा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कई हुआ। और ये मुनाफिकीन हैं कौन? इन मुनाफिकीन में सबसे बड़ा नाम चौधरी सरवर, जो PMLN पर भी बम बनकर फटे थे और PTI पर भी। वो बंदा मुनाफिक है, मुनाफिक रहेगा। फैसल वाडा ने जो काम किया अपनी नाहली ख़त्म करवाने के लिए, अफसोस है मुझे, अफसोस। और जो काम अब खुरम लगारी ने किया उस पर भी मुझे अफसोस है। खैर, हम अपनी वीडियो का शुरुआत करते हैं और मैं बात करूंगा अब सबसे, ये इस मौजू को तो बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे अहम जो बात है वो है अरशद शरीफ का कत्ल। एक फैक्ट दुरुस्त करूं मैं DGISPR का, आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। अरशद शरीफ का दुबई का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, इसलिए उनको कीनिया जाना पड़ा। ये DGISPR ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया। तो मेरा सवाल ये है DGISPR से कि अरशद शरीफ को यहाँ से 10 मुहर्रम की सुबह UAE जाना पड़ा। गालिबन डेट 9 अगस्त थी। 9 अगस्त से 9 सितंबर तक का वीज़ा उनका वैलिड था। तो वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को एक हफ्ते में UAE छोड़ने पर मजबूर किया? वो कौन था? मुझे ये बता सकते हैं DGISPR साहब कि कौन सा मुल्क है जो एक हफ्ते का वीज़ा देता है? कोई मुल्क भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो एक हफ्ते का वीज़ा देता है। कम से कम 1 माह, 3 माह, 6 माह और 12 माह का वीज़ा होता है। और ये वीज़ा जो है मैं आपको एम्बेसी से पता करके बता रहा हूँ, एम्बेसी से बात करके बता रहा हूँ। मैं DGISPR की तरह आकर बात नहीं कर रहा। और अगर इस सूरत में आप उम्रा अदायगी के लिए जा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको 15 दिन से कम वीज़ा नहीं मिलता। तो मुझे ये DGISPR साहब काइंडली क्लियर करें कि अरशद शरीफ को 7 दिन का वीज़ा कैसे मिला, किसने जारी किया, जबकि वीज़े की कॉपी मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर अरशद शरीफ को 9 सितंबर तक वीज़ा वैलिड था। UAE का कानून ये कहता है कि जब हम वीज़ा उस दिन से गिनना शुरू करते हैं जिस दिन बंदा UAE में एंटर हो। तो अरशद शरीफ 9 अगस्त को UAE में एंटर हुए। तो अरशद शरीफ 9 अगस्त को UAE में जब एंटर हुए तो 9 सितंबर तक उनका वीज़ा वैलिड था। उनको किसने मजबूर किया कि वो 16 अगस्त को UAE से छोड़कर उनको कीनिया जाना पड़ा? वो कौन था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है DGISPR साहब आपके। और एक और बात, काश के DGISPR साहब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ के जनाजे के बाद रख लेते तो ये बहुत बेहतर होता। और DGISPR ने एक दूसरी बात की जो मैं आपको पढ़ के बताने लगा। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को किसी ने बावर कराया कि उसको पाकिस्तान में ख़तरा है, उसको पाकिस्तान छोड़कर जाना है, पाकिस्तान में उसको मार दिया जाएगा, उसको मारने की कोशिश होगी, वो पाकिस्तान से चला जाए। तो मुझे इतना जवाब दें DGISPR साहब कि अगर वो पाकिस्तान में ख़तरे में नहीं था तो पाकिस्तान में अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पाकिस्तान में अगर किसी मखसूस नंबर से उसको कॉलें नहीं आ रही थी, पाकिस्तान में अगर उसके घर आकर के उसको थ्रेट नहीं दे रहा था, तो वो कौन था जिसने उसको इतना डराया, धमकाया और मुल्क से भगाने पर मजबूर किया? ये मेरा काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना, ये आपका काम है। और तीसरी बात,
वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया? ये सवालिया निशान DGISPR और DGISI के लिए। DGISI आज 75 सालों में पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। गालिबन उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो DGISI ने पाकिस्तान के एक पार्टी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अगर हम इतने गद्दार हैं तो बंद कमरों में मुलाकातें ना किया करें। तो DGISP साहब, आप मुलाकातें बंद कमरों में करते हैं, ये साबित हो गया। शुक्र खुदा का कि ये बात साबित हो गई कि आप लोग बंद कमरों में मुलाकातें करते हैं। अच्छा, अगर वो कोई नहीं है, उसको डराया गया, धमकाया गया, कत्ल करने के लिए, साजिश के लिए उसको मुल्क से भगाया गया अरशद शरीफ को, वो कौन है जिसने साबिर शाकिर को कहा वापस आ जाओ नहीं तो तुम्हें जहाज से उठा लेंगे? वो स्क्रीन शॉट, वो मैसेज शॉट अवेलेबल है सेनेट की कमेटी फॉर इतलात के अंदर, और वहाँ पर साबिर शाकिर ने जाकर रो रो के बताया कि उसको किसने डराया, किसने धमकाया। और अरशद शरीफ 2 दफ़ा उस कमेटी में पेश हुए। अरशद शरीफ ने तमाम सबूत वहाँ पर दिए, अरशद शरीफ ने तमाम मैसेजेस वहाँ पे जमा करवाए, अरशद शरीफ ने तमाम कॉल्स रिकॉर्डिंग वहाँ पे जमा करवाई। तो वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को इतना डराया, धमकाया? उसके चेयरमैन न्याजी साहब हैं, और वो तमाम पार्टी के मेंबरान उसके अंदर शामिल हैं, और ब्यूरोक्रेट भी उस कमेटी के अंदर शामिल हैं। तो वो सबके सामने ऑन रिकॉर्ड पड़ा है कि अरशद शरीफ 2 दफ़ा पेश हुए, 2 दफ़ा गए और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरशद शरीफ ने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा, अरशद शरीफ ने खुद सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा, अरशद शरीफ ने खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा, कोई जवाब ना आया। वो किसने साजिश की थी, या वो कौन था जिसने उसको इतना थ्रेट किया? वो कौन था? DGISPR साहब। आप मुझे ये बताएं DGISPR साहब, अगर वो कोई नहीं तो इमरान रियाज पकड़ा जाता है, वो कहता है मुझ पे पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। सेनेटर सवाती साहब पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं मुझे FIA ने तशद्दुद नहीं किया। शहबाज गिल पकड़ा जाता है, वो कहता है मुझ पे पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। तो वो कौन है जो इनको नंगा करता है? वो कौन है जो इनको करंट लगाता है? तो वो कौन है जो इनको बर्फ पर बिठाता है? ये मुझे DGISI और DGISPR आप क्लियर करें, और मैं इस जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। मेरा काम आपके ऊपर तनकीद करना नहीं, मेरा काम आपके सवालों के जवाब देना है। जो सवाल आपने आवाम से किया, और मैं आवाम का नुमाइंदा बनकर ये सवालों के जवाब आपको दे रहा हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लगा दिया है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने क्या कहा, ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट के अंदर क्या कहा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा अरशद शरीफ was aware of the serious threats to his life from the पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मेरी नहीं है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की नहीं है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान आर्मी की नहीं है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशल सिस्टम की नहीं है। ह्यूमन राइट्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये उन्होंने कहा। मैं ऊपर वाली लाइन बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा येट हिज थॉट्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ हिज फेलोज पाकिस्तानी आ ट्रू हीरो। ये ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये कह रहे हैं। और उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। क्या बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले भी आप पर शक कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले भी आप पर शक कर रहे हैं। क्या बात है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी इन्वेस्टिगेशन को सलाम पेश करता हूँ, आपकी हिफाजत को सलाम पेश करता हूँ, आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ कि एक बाहर का मुल्क बैठकर ये कहता है कि हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। ये मैंने चंद फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं, और इस तरह के फैक्ट्स इंशाल्लाह जल्दी सामने आएंगे। उसका कातिल जो भी हो, उसका कातिल हो सलमान इकबाल, उसका कातिल हो इमरान खान, उसका कातिल हो नवाज शरीफ, उसका कातिल हो आप, उसके कातिल हो आप, हमें सख्त से सख्त सजा चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, आई वॉन्ट माई राइट्स, I want my spoken powers.
काइंडली गिव मी अ इंडिपेंडेंट कंट्री, आई वॉन्ट इंडिपेंडेंट कंट्री। कितना मारोगे, कितने जलाओगे? कल जनाजे में एक शख्स जाता है इमरान रियाज के पास और इमरान रियाज साहब को कहता है ये तुम्हारा घर है? उसने कहा जी। ये तुम इस कमरे में रहते हो? उन्होंने कहा जी। अब इस्लामाबाद इधर रुके हुए? उसने कहा जी। और ऐसी बात जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता वो दिखाया और कहा तैयार हो जाओ। तो इमरान रियाज पर किसने किया है ये सब तशद्दुद? आज तक कौन धमकियां दे रहा है? इमरान रियाज जिंदा है, DGISPR साहब, इमरान रियाज जिंदा है, साबिर शाकिर जिंदा है, शहबाज गिल जिंदा है, सेनेटर सवाती जिंदा है, गुलाम हुसैन जिंदा है। उस पर 13 मुकदमे किसने दर्ज करवाए? अरशद शरीफ पर। चीफ आर्मी स्टाफ, DGISPR, DGISI, आप मुझसे बेहतर जानते। काश मुझे ये ना लग रहा होता कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एक पार्टी का मुकाबला करने आए हैं, आप एक पार्टी की अपोजिशन करने आए हैं। मुझे ये ना लग रहा होता, मुझे लगता आप अपने भाई, अपने हमवतन, अपने दोस्त अरशद शरीफ के लिए आए हैं, जिसने आपके लिए अपना भाई कुर्बान किया, अपना वालिद कुर्बान किया। लेकिन मुझे ऐसा ना लगा। मुझे आप पर बहुत बड़ा शिकवा है, इसको सुधारें, हमारे मुल्क को बचाएं। DGISPR साहब, आप मीडिया पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीडिया को बातें बता सकते हैं, आप खुरम और वकार को पाकिस्तान नहीं मंगवा सकते। खुरम और वकार कराची के रहने वाले हैं और ये खुरम के ID कार्ड आप देख रहे होंगे। जो अरशद शरीफ जिस टाइम मर्डर हुए तो खुरम ड्राइव कर रहा था, वकार बैक सीट पे बैठा था। ना वकार को कुछ हुआ, ना खुरम को कुछ हुआ, तो अरशद शरीफ को क्यों कुछ हुआ? गोलियां तो चारों तरफ से चली, तो सिर्फ अरशद शरीफ ने उन गोलियों का निशाना बनना था, खुरम और वकार ने बच जाना था। और खुरम और वकार का सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग इस टाइम बंद है। तो किसने बंद करवाई? अरशद शरीफ साहब के कातिल अब तक जो अभी तक नजर आ रहे हैं, खुरम और वकार किधर हैं? खुरम और वकार अहनी शाहिद हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। अगर वो उस कत्ल में शामिल हैं तो उनको अभी तक पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, पाकिस्तान की ISI है, पाकिस्तान की IB है, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? वो हमारे सहाफ़ी दोस्तों को या सच बोलने वालों को उठाने तो बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, तो यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मैं जवाब मांग रहा हूँ, मैं जवाब का मुंतज़र हूँ। DGISI साहब, वकार और खुरम को इमीडिएटली अरेस्ट करें ताकि अरशद शरीफ के कातलों तक जल्दी पहुंच सकें। DGISPR साहब, अवाम पूछ रही है आपसे, अवाम चीख रही है, DGISPR साहब इसका जवाब दे। खुरम और वकार CNIC भी आप देख रहे हैं, खुरम और वकार कीनिया के अंदर एक एमुनेशन को चला रहे थे, वहाँ पे रन कर रहे थे, और एमुनेशन उसके पास होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, और वहाँ पे आर्मी ऑफिशियल और पुलिस वाले भी जाकर शूटिंग रेंज पर फायरिंग करते हैं। तो एमुनेशन की मैं वीडियोज़ और तस्वीरें साथ लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकें कि एमुनेशन कितनी बड़ी है। और अरशद शरीफ साहब 16 अगस्त के बाद उसी एमुनेशन पर रह रहे थे, किसी फार्म हाउस पर नहीं रह रहे थे। अरशद शरीफ साहब रात को 2 बजे क्या करने निकले? अरशद शरीफ साहब किधर जा रहे थे? खुरम और वकार उनको कहाँ लेकर जा रहे थे? या ये प्री प्लान मर्डर है, ये सोचा समझा मर्डर है? और अरशद शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स जो कुछ कह रही हैं, अगर आप पढ़ें इनिशियल रिपोर्ट मेडिकल की तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। जो कीनिया की मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है वो सब कुछ मुख्तलिफ पाकिस्तान की मेडिकल रिपोर्ट में। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अरशद शरीफ के कातलों को सख्त से सख्त सजा दें और उसके घर वालों की दाद रसी करें। और अब बात कर लेते हैं चंद लोगों। सबसे बड़ी खबर, अहमद जावेद कौन थे और उन्हें इस्तीफ़ा क्यों दिया? अहमद जावेद कौन थे? वज़ीर आज़म के स्पोक पर्सन बराए डिजिटल मीडिया। उन्होंने अपनी सीट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और इस्तीफ़ा भी साथ लगाया, और इस्तीफ़ा के अंदर उन्होंने चंद सवालात रखे हैं। उन सवालात का मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बताता हूँ। मैं वो सवालात ज़रा आप लोगों को बताऊँ। के बाद ने इस्तीफ़ा जमा करा दिया, इस्तीफ़े के अंदर चंद सवालात लिखे। पहला सवाल, मुल्क के साथ किसने धोखा किया? पहला सवाल। मजीद क्या धोखा होने वाला है? दूसरा सवाल। वज़ीर आज़म को कौन सी मजबूरियाँ? तीसरा सवाल। फैसले कहाँ 3 जगह पर होते हैं? चौथा सवाल। तो आज उन्होंने इस्तीफ़ा, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उन्होंने ये इस्तीफ़ा देकर कुछ बता दिया और उन्होंने कहा
کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک جو انکوائری بنائی گئی ہے، ایک جو انکوائری ٹیم بنائی گئی ہے، وہ ایک کفن کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اب انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے، وہ ایک بہت بڑے قاتل پر پردہ ڈالنے کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، اور اس لیے میں اس ملک اور اس وزیر اعظم کے ساتھ اور نہیں چل سکتا، تو میں اپنی سیٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ ساتھ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ ٹویٹ بھی میں ساتھ چلا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں ذرا بات کر لوں کہ فیصل وارڈا نے ایسا کیوں کیا۔ فیصل وارڈا نے اس لیے کیا کہ فیصل وارڈا کو ڈسکوالیفیکیشن سے نجات چاہیے تھی۔ فیصل وارڈا نے ایک رات پہلے پریس کانفرنس کی، اور اگلے دن سپریم کورٹ میں سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ ریمارکس تھے کہ 62(f)(1) کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ تاحیات نااہل کر سکے، یہ پاور صرف عدالت کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہہ کر کیس تو پہلے ہی صاف واضح کر دیا کہ کیس کس طرف جا رہا۔ اور خرم لغاری نے ریزیگنیشن کیوں جمع کروایا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خرم لغاری کو کس نے آفر کی، یہ میری آئے گی اگلی ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریان خان کھرول کے دیجیے اجازت، شکریہ۔